Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन का। ओके, लास्ट लेक्चर जो कि फर्स्ट लेक्चर था उसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो भी पॉइंट्स थे सब हमने डिस्कस करे। उसका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि एक्चुअली क्लास 10th में यहाँ एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में नहीं है। ओके, उसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है हार्मोनिक कंजुगेट का। If two points P and Q divides the line AB internally and externally in the same ratio m:n, then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to A and B. Okay, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे है वो क्वेश्चन। क्या है ना, P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है m:n इंटरनली। ठीक है, P डिवाइड कर रहा है m:n इंटरनली, मतलब AP अपॉन PB है m:n के रेशियो में। और ये जो Q पॉइंट है ना, ये m:n एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। करेक्ट, मतलब AQ अपॉन BQ ये भी इक्वल है m अपॉन n के। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम कहेंगे P और Q आपस में हार्मोनिक कंजुगेट है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, ये दोनों पॉइंट्स A और B पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और हार्मोनिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि AB और AB और AQ जो होता है ना, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है। ठीक है, इसीलिए हार्मोनिक नाम आया। तो अगर ये HP में है, तो अगर ABC HP में है तो क्या होता है? 2/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C। तो 2/AB इक्वल्स टू 1/AP प्लस 1/AQ। करेक्ट? ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the harmonic conjugate of point R, ठीक है, with respect to P and Q। P है, देखो P है 2:2, P है 2:2, Q है 2:5। ठीक, R है इसका ऑब्वियसली 2:4। ये x = 2 लाइन है, तो उसपे 4 ऑब्वियसली 2 और 5 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो ये जो R है ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? वैसे तो आपको दिख रहा है कि 2:1 के रेशियो में, लेकिन ये अगर कैलकुलेट करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप वैसे तो m:n, लेकिन आप क्या मानो, आप ये भी मान सकते हो m:n। ठीक है, लेकिन उसके जगह पे आप ये मान लो ना m/n:1। या तो हम माने m:n, या फिर हम उसके जगह पे m/n:1 माने, सेम बात है। ठीक है, तो m/n की जगह पे हम मानेंगे लैम्डा। ठीक है, ये λ:1 इंटरनल डिवीजन कर रहा है, और जो पॉइंट है हमारा जो निकालना है एक्चुअली उसको मान लेते हैं s। ये λ:1 एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अब निकाल लेते हैं क्या है लैम्डा का वैल्यू। वैसे तो हमें पता है अभी 2 है, लेकिन हर बार इतना आसान नहीं रहेगा ना, इसलिए मेथड पता होना चाहिए। तो मेथड बता देता हूं। तो देखो x कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली वो 2 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो 2 निकलना ही है। वो इस देख लो, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका 2 है, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, λ:x2 प्लस 1 × x1 अपॉन λ+1। ओके, x2 क्या है 2 और x1 भी क्या है 2, तो 2λ प्लस 2 अपॉन λ+1। ये तो 2 के इक्वल आए। ठीक है, इससे हमें लैम्डा का वैल्यू नहीं मालूम हुआ। ओके, कोई बात नहीं। y कोऑर्डिनेट लिखो 4 इक्वल्स टू λy2 प्लस 1 × y1 अपॉन λ+1। करेक्ट, तो ये क्या आ गया λy2 5λ प्लस 2 अपॉन λ+1, और ये इक्वल किसके है 4 के। तो यहां से सॉल्व करो तो क्या आएगा 5λ प्लस 2 इक्वल्स टू 4λ प्लस 4। तो इससे लैम्डा क्या आ गया 5λ माइनस 4λ इक्वल्स टू 2। यानी ये 2:1 का इंटरनल डिवीजन कर रहा है। करेक्ट, हमें पता चल गया लैम्डा इक्वल्स टू 2 है, तो 2:1 का इंटरनल डिवीजन है, तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जो 2:1 का एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा हो। करेक्ट, तो हम 2:1 का एक्सटर्नल डिवीजन को हम ये भी कर सकते हैं 2:1 का इंटरनल डिवीजन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसका मतलब हुआ लैम्डा चूंकि आ गया 2, तो इसका मतलब हुआ 2:1 इंटरनल डिवीजन। क्योंकि फॉर्मूला ही कुछ ऐसा बन के आता है ना उसका, λ:x2 माइनस, अगर वो मान लेते हैं म्यू है तो माइनस म्यू x1 अपॉन लैम्डा माइनस म्यू, यानी लैम्डा इज टू माइनस म्यू का इंटरनल डिवीजन।
तो 2:-1 का इंटरनल डिवीजन। ओके, करेक्ट है। तो अब कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये रब कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, आ गया। कोऑर्डिनेट मुझे पता करने हैं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा लेमडा x2, ठीक है, लेमडा x2 यानी 2 लेमडा माइनस 1 x1 यानी -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, लेमडा -1 कॉमा लेमडा y2, ठीक है, लेमडा y2 यानी 5 लेमडा -1 इंटू 2 अपॉन लेमडा -1। लेमडा इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2,8, ठीक है। आ गया कोऑर्डिनेट एस का 2,8। कोई भी दिक्कत तो बताओ। देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट था, मुझे पता था m/n इंटरनल डिवीजन कर रहा होगा, तो ये m/n क्यूज पॉइंट जो होगा वो m/n का एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। तो हम जानते हैं m/n का इंटरनल डिवीजन करें या फिर m/n/1 का इंटरनल डिवीजन करें, सेम बात है, ठीक है। कोई इन दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। 3:5 का इंटरनल डिवीजन हो या 3/5:1 का इंटरनल डिवीजन हो, सॉर्टेड है, ठीक है। तो उसके बाद उस तरह से हमने पॉइंट निकाल लिया, क्या r का कोऑर्डिनेट मालूम था, तो इससे हमने लेमडा का वैल्यू निकाल लिया जो कि आ गया 2। तो यानी 2:1 का एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा, और 2:1 का एक्सटर्नल डिवीजन यानी 2:-1 का इंटरनल डिवीजन। तो हमने फॉर्मूले में रखा, ठीक है, बाद में फिर लेमडा का वैल्यू पुट करा, आ गया 2:8, और वो ऑब्वियस सा दिख भी रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है। तो वही 2 4 5 8, क्योंकि फिर ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2:1 ओके, नोट कर लो। तो समझा दिया मैंने अच्छे से। अब इसके बाद हम देख रहे होंगे थोड़े से 4-5 क्वाड्रिलेटरल है ना जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, उसका प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्री ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो सारे जो हैं क्वाड्रिलेटरल जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, तो ये सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी मैं आप पे नहीं छोड़ रहा हूं, मैं सब कुछ पढ़ा ही रहा हूं, ओके, ठीक है। नोट कर, ओके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं लोग बाग। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी देख लेंगे, ओके। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब कि AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है डायगोनल से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, लेकिन जो ये डायगोनल होता है ना वो इक्वल नहीं होता है। इसमें AC नॉट इक्वल टू BD, ये लिख लो, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल हो रहे होते हैं, AC इक्वल्स टू BD हो रहा होता है। आप जानते भी हैं डायगोनल का लेंथ क्या होता है रेक्टेंगल में, बताओ, रूट अंडर L² प्लस B², यही ना, ठीक है। अब देखो एंगल से रिलेटेड देख लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो चूंकि AD पैरेलल टू BC है तो ये भी थीटा की इक्वल ही होगा, और लीनियर पेयर से अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, ओके। अब अगर ये 180 माइनस थीटा हो गया, पैरेलल ही है, तो ये भी 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा, देख रहे हो, अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। तो नोट करो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये भी लिख लो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। पांचवा पॉइंट, अब एरिया बताओ क्या होता है, आपको जो याद होगा बेस इनटू हाइट, ठीक है।
बेस कौन सा, अगर आप देखो CD बेस लेते हो ना तो ये परपेंडिकुलर लेना होगा P1, इसको हम P1 कर देते हैं और इसको P2। तो अगर आप बेस CD मानते हो तो CD इंटू P1, या फिर अगर आप बेस बोलो कि नहीं मैं AD को बेस बनाऊंगा, खड़ा करूंगा AD के अबाउट, तो अगर AD बेस है तो आप AD इंटू P2 होगा इसका एरिया। ठीक है, इसमें किसी एक को और सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज CD इंटू P1 है ना, CD इंटू P1 है, तो आप CD को क्या लिख सकते हो, P2 साइन थीटा। देखो CD P2 साइन थीटा होगा ना, देख लेना। तो इससे क्या आता है P1 P2 साइन थीटा, P1 P2 साइन थीटा, जहां पे थीटा होता है एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स। अच्छा आपको ये लग रहा होगा ना कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्यों नहीं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल के बीच का जो एंगल है यहाँ पे 180 माइनस थीटा भी हो रहा है। अरे भैया ये भी तो साइन थीटा ही होता है ना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज नोट कर लो। ठीक है, अब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या होता है, अगर सारे एंगल्स ठीक है अगर इक्वल हो गए ना तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और ऑब्वियसली अगर चारों एंगल इक्वल है और सम तो 360 ही होना है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, तो चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। यहां पे नहीं हो रहा था, यहां पे चारों एंगल बराबर नहीं आ रहे थे। और देखो, और अगर इसी में पैरेललोग्राम में चारों साइड्स बराबर हो जाते हैं ना तो रोम्बस हो जाता है, केवल 4 साइड। और अगर साइड और एंगल दोनों बराबर है, ठीक है चारों साइड भी आपस में बराबर है और चारों एंगल्स भी बराबर है, तो स्क्वायर होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है डायगोनल से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो इसमें भी करता है क्योंकि रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और दूसरा पॉइंट होता है ना कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ओके, और देखो एक और प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड ही है, इसका जो डायगोनल होता है ना वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में बांटता है। देखिए इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एल इंटू बी, और इसका भी हाफ इंटू एल इंटू बी। उसी तरह से इस डायगोनल के अबाउट भी हाफ एल बी हाफ एल बी, इससे एरिया बनेगा एल बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यही होता है ना। अब हम देख रहे होंगे रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस क्या होता है, अगर सारे ठीक है पैरेललोग्राम के सारे साइड्स बराबर हो गए, केवल एंगल्स अभी भी नहीं बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा वो रोम्बस। और रोम्बस में ही अगर एंगल भी बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। मेरे को जहां तक लगता है ये पॉइंट सारे आपको डेफिनेटली पता होंगे, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड होगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, अब ये जो 3 बच गए हैं, रोम्बस, स्क्वायर और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड्स बराबर है ना तो क्या हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, यहां पे देखिए ए बी सी डी, यहां पे एंगल्स बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर एंगल भी बराबर हो गया ना, अगर रोम्बस के चारों एंगल्स बराबर हो गए तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। फॉर अ पैरेललोग्राम साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम में अगर साइड और एंगल दोनों बराबर हो गए चारों आपस में तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब डायगोनल्स पे देख लेते हैं। जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में हमने देखा वहां पे क्या हो रहा था, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा था। रेक्टेंगल के केस में इक्वल भी हो रहा था लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इन द केस ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस केस में स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल भी है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं है। ओके, और अगर इक्वल होता तो मैं एरिया क्यों लिखता हाफ d1 इंटू d2। अगर इक्वल हो रहा होता डायगोनल तो मैं एरिया लिखता हाफ d1 स्क्वायर, तो भी एक सिंगल डायगोनल। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के केस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे। करेक्ट, इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड लेंथ का होल स्क्वायर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंपल है, अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस जो हैं वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इसका सम क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, और अगर ये कुछ मान लो अल्फा तो एंगल डी क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। करेक्ट,
ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रायंगल, जैसे सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे और ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जेई में भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इन पॉइंट्स को इन्वॉल्व करके। ठीक है, तो अगला टॉपिक देख रहे होंगे हम, ये नोट कर लो, नोट करो, ठीक है, नोट करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेशल पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड अभी देखेंगे हम, उसके बाद इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर भी आएगा। तो एक सेंटर भी एक टॉपिक है लेकिन उससे कभी जेईई में क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, तो बेकार में उसको पढ़ाऊं, उसी में आप उलझ जाओ। ठीक है, तो जो अच्छा वाला टॉपिक चल रहा है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो ठीक है, इसलिए उसको हम स्किप करेंगे। आप बोलोगे तो बाद में पढ़ा दूंगा। तो सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। तो सपोज इसे डी मान लेते हैं, तो ये तीनों मीडियन है, ठीक है, ई और इसको एफ अगर मान ले तो एडी बी सी एफ मीडियंस है। ठीक है, और मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड, जिसको डिनोट हम फिलहाल चलो जी से करते हैं, अब भी जी से ही करना। ठीक है, तो सेंट्रॉइड को डिनोट हम जी से करते हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है, AG अपॉन GD, AG अपॉन GD इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, अब देख लेना इसमें भी BG इज टू GE या फिर CG इज टू GF। ठीक है, सब 2:1 होगा। और एक तीसरा पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स GBC, GAB, GAC आर इक्वल। ओके, GBC, GAB और GAC इक्वल होते हैं और इक्वल टू क्या होता है? 1/3 एरिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, ये जो मीडियन होता है ना, मीडियन का क्या काम होता है? ये अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में, ठीक है, BD इक्वल्स टू CD इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मींस D क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, मतलब देखिए क्या है ना, BC को आप एक प्रॉपर्टी समझो। ओके, और A जो है सरपंच हो गया, ठीक है, या फिर पंच है, वो अलगू चौधरी वाला स्टोरी आपने पढ़ रखा है ना। हाँ, तो ये A जो है ना, A पंच है, वो चला टिक 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 टिक, उसका काम है कि ये जो प्रॉपर्टी है BC वो दो भाइयों में बिल्कुल इक्वल बांट देना है। तो वो आता है, बिल्कुल अपना रिस्पांसिबिलिटी निभाता है, दोनों को बिल्कुल इक्वल बांट देता है। करेक्ट, तो BD इक्वल्स टू CD हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है G का कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट आपको एक है, देखिए G का कोऑर्डिनेट तभी फाइंड आउट करना है जब आपको ABC का कोऑर्डिनेट मालूम है और C का कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? D मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो D का कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x3/2 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा y2 प्लस y3/2। ठीक है, अब D का कोऑर्डिनेट मालूम है, अब मुझे G फाइंड आउट करना है। G क्या है? G अगर मैं कहूं AD को इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हमें निकालना होगा। तो G का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 इंटू D का x कोऑर्डिनेट 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से 2 इंटू D का y कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू A का y कोऑर्डिनेट अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, 3। तो ये आया क्या? देखिए 2 कट पिट लिया, यहां भी 2 कट पिट लिया, तो ये क्या बना? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ओके। दूसरा स्पेशल पॉइंट क्या है? सर्कम सेंटर। ठीक है, इसका दो डेफिनेशन, दोनों आप नोट कीजिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा तो ये सब जो है वो पुराना पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी बैक टू बैक इतना जल्दी आना, ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रबल हो रहा होगा, इसलिए सांस लो। ठीक है, आराम से 30-40 सेकंड वेट करो, सांस लो, स्क्रीन पॉज करो। अभी तब तक पानी पी लेता हूं।
समझो पॉइंट। सर्कम सेंटर क्या है? अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों पॉइंट से, ठीक है, ए बी सी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पे मीट कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कहलाएगा सर्कम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। होना एक्चुअली क्या, दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इसका सेंटर भी यही होता है। तो वो देखने से नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है, उतना करेक्ट हमने नहीं बनाया है, लेकिन यही जो होगा इस सर्कल का भी सेंटर होगा। तो अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। इन थोड़ा सा फिल कर लेता हूं। तो अब देखो, वैसे तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं। डेरिवेशन टिपिकल है, आपको याद भी नहीं रहेगा, आपको तो फॉर्मूला याद करना ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। सेंटर के सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ओके, ये हुआ x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। लेकिन आपको लग रहा है कि आप पहले तो 2a निकालने, एंगल निकालने के लिए पहले तो एसओटी लगाना होगा, ठीक है, काफी टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पहले तो करेक्टली याद हो या ना हो, अगर याद हुआ भी फिर भी क्या आप टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला टाइम टेकिंग हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो जो एक तरीका बता रहा हूं, सर्कम सेंटर निकालना है, तो एक तरीका होता है। देखिए ये भी चूंकि ओ सेंटर है तो ओए भी रेडियस होगा, ओसी भी रेडियस होगा और ओबी भी रेडियस होगा। तो ओए इक्वल्स टू ओबी इक्वल्स टू ओसी इक्वल्स टू आर होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर में आता है ना, तो आप सॉल्व करेंगे एक बार। ओए स्क्वायर इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर, ओए स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी दो एक इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना। आपको इसका जो भी पॉइंट मान लेते हैं h, k है, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, मुझे दो इक्वेशन चाहिए, कोई भी दो इक्वेशन पकड़ लेना, तुम्हें सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर तुम्हें एसओटी आता है, एसओटी वैसे क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन अगर तुम्हें आता है फॉर्मूला निकालना वैसे काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीका यही है, नोट कर लो। चलो ये लास्ट दो पॉइंट है, इन सेंटर और ऑर्थ सेंटर। वैसे तो एक सेंटर भी है लेकिन उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको लगे रिक्वायरमेंट आप बता देना। ठीक है, उसको मैं पढ़ा दूंगा बाद में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये सब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ए बी सी तीनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक इंटरनल बाइसेक्टर लेते हैं AL। ओके, AL इज बाइसेक्टिंग एंगल A, और जो I है यही है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मुझे इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर I। ठीक है, यहां पे दो प्रॉपर्टी यूज करना है। एक की एंगल बाइसेक्टर AL डिवाइड्स BC इन द रेशियो C:B। ठीक है, अब आप क्या L का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, अगर आपको A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है।
y1 x2 y2 सिमिलरली x3 y3। तो L का कोऑर्डिनेट आप निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे? c इंटू x3 प्लस b इंटू x2 अपॉन c प्लस b, इस तरह से y कोऑर्डिनेट। फिर एक प्रॉपर्टी आता है ना कि जो इन सेंटर होता है ये इंटरनली डिवाइड करता है b प्लस c इज टू a, ठीक है, b प्लस c इज टू a इंटरनली, ओके, ठीक है, इस रेशियो में i, ठीक है, i, ओके। तो ये भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, करोगे, ठीक है आप, तो आ जाएगा। मैं कोऑर्डिनेट लिखवा देता हूं, आप कर लेना। ax1 कोऑर्डिनेट होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ओके, ठीक है। अब आते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखवा देता हूं, वैसे ज्यादा यूज है नहीं, मैं बताऊंगा जो आगे कुछ पॉइंट्स में लिखाऊंगा ना उसी से आएगा आपका क्वेश्चन, ओके, उसी से आपका काम चल जाएगा। वैसे कोऑर्डिनेट लिखा देता हूं। ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं हम h से, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, ठीक है, h से डिनोट करते हैं। सब कोऑर्डिनेट होता है, मुझे भी ढंग से याद नहीं है, इससे कोऑर्डिनेट होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, कोऑर्डिनेट ऑफ h। x कोऑर्डिनेट होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, कॉमा y कोऑर्डिनेट होता है y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ओके। क्या होता है x कोऑर्डिनेट? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ओके। देखो फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो भी ऑर्थो सेंटर का ये सब फॉर्मूला है, ये सब नहीं भी आपको आता है, आपका काम चल जाएगा। सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, और इन सेंटर वाला भी आपको याद रह सकता है, ये भी याद रख लो। और सर्कम सेंटर में क्या, किस मेथड से निकालना है सर्कम सेंटर? कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू R होता है। दो इक्वेशन सॉल्व करना कोई भी, और दो वेरिएबल होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट x y, ठीक है, 2D प्लेन में अगर दो कोऑर्डिनेट है तो आपको निकल आएगा, करेक्ट। अभी कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं, ठीक है, उसी से आपका काम चलेगा। ये सब तो यूजलेस है, ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको कभी नहीं याद रहेगा, और याद रहने के बाद भी निकालना मुश्किल है, ठीक, नोट कर लो। देखो अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा ना सेंट्रॉइड के बाद, वो ऑलमोस्ट यूजलेस है। इंपॉर्टेंट तो यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रायंगल। बोल रहे हो क्यों पढ़ा है? देखो सब लोग पढ़ाते हैं, मैंने भी सोचा पढ़ाई देता हूँ। पता तो चला ना कि सर्कम सेंटर होता क्या है, सर्कमस्क्राइब करने वाले जो सर्कल होता है उसका सेंटर, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये सब पता चला ना, ये सब जानना जरूरी था। और आपको इन पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस भी नहीं पता चलता, आप इनको ऐसे ही जाने देते अगर नहीं पढ़ाता। अब ये सब पॉइंट्स आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ चीज देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हमें बहुत लगने लग जाता है इजी, ठीक है। अब बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का या अप्रोच करने का क्या तरीका होगा आपका। आप हमेशा ना, अगर तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर या इन सेंटर निकालना है, आप पहले साइड लेंथ निकाल लो। तो मोमेंट आप साइड लेंथ निकालोगे उसके बाद पता चलेगा ज्यादातर केसेस में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल निकलेगा या फिर राइट ट्रायंगल निकलेगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल निकलेगा तुम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेना, ठीक है, तुम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेना। फिर देखो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सारे कोइंसाइडिंग होते हैं, तो वही पॉइंट, ठीक है, आपसे ऑर्थो सेंटर पूछा वही पॉइंट डाल दो, ठीक है, आपसे पूछा गया सर्कम सेंटर वही पॉइंट छेप दो, ठीक है। दूसरा कोई भी ट्रायंगल हो उसमें आपको अगर सर्कम सेंटर पता करना है तो कैसे पता करोगे? वही कि उसका रेडियस सेम होगा, तो ये
पॉइंट मान लो h कॉमा के, यही आपको निकालना है y1, ठीक है, x2 y2। अब OA इक्वल्स टू OB और एक बार OB इक्वल्स टू OC लगाना, दो इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो ही जाएगा। ओके, तो सरकम सेंटर निकालने का तरीका ये है। दूसरा तरीका है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल निकला ना, तो ये जो B पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे राइट एंगल बन रहा होता है, ये होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये इसका ऑर्थो सेंटर होता है और सरकम सेंटर D होता है, करेक्ट, क्योंकि इस ओके। और आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी से क्लास 10th में आपको पता होगा ये तीनों बराबर है, BD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू CD और सारे रेडियस के इक्वल है, करेक्ट। तो D क्या हो गया, सरकम सेंटर O, और B क्या है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर को हम H से डिनोट करते हैं, सरकम सेंटर को O से। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आए तो क्या करना है, आपसे या तो ऑर्थो सेंटर पूछेगा या तो सरकम सेंटर पूछेगा, वो मालूम ही है, सेंट्रॉइड आप निकाल ही लोगे, ठीक। और क्या होता है ना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर कोलिनियर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और कोई और ट्रायंगल निकला तो उसमें HGO यानी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर तो हमेशा कोलिनियर रहेगा। तो ये भी एक वैरायटी है कि आप सेंट्रॉइड निकाल पाओगे, ठीक है, सेंट्रॉइड निकालना आसान है, फिर ऑर्थो सेंटर भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या सेक्शन फॉर्मूले लगा दो, ठीक है, उससे ऑर्थो सेंटर भी निकल जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में आपको सरकम सेंटर निकालना आता है, सेंट्रॉइड निकालने आता है, तो आप ऑर्थो सेंटर निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर, वो मैंने बता रखा है, देखो ये, ठीक है, मैंने बेकार में अलग से डायग्राम बनाया है, ठीक है। सॉल्व OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर, ये क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस फार्मूला से रूट अंडर में आएगा, तो पहले ही उसको निपटा देते हैं, ठीक है। अगर OA इक्वल्स टू OB होगा तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर डेफिनेटली होगा, करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर and centroid divides the ortho center and circum center in the ratio 2:1 internally। देखो G का कोऑर्डिनेट पता है आपको, ठीक है, बहुत आसान है निकालना। फिर सरकम सेंटर भी निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर ऑर्थो सेंटर आप ऐसे सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल लेना। ये बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर क्वेश्चन देखिए पॉइंट नंबर 3 से आएगा या फिर पॉइंट नंबर 4 से आएगा, ठीक। हमेशा क्या करना है, आपको साइड लेंथ निकाल के रखना है। 3 पॉइंट्स दिखे, साइड लेंथ निकालो, ठीक है, तीनों का। उसका आइडेंटिफाई करो कौन सा ट्रायंगल है, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। अगर इक्विलैटरल निकला तो सेंट्रॉइड निकालो, वही सब कुछ है। अगर आइसोसेलेस है तो कोलिनियर होगा, ठीक है, या कोई भी टाइप का ट्रायंगल होगा ना तो HGO कोलिनियर होगा। और अगर HGO कोलिनियर है तो किसी भी टाइप के ट्रायंगल में HGO जो होता है ना, उसमें सेंट्रॉइड जो होता है G, वो 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है किसको, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को। यही HGO याद रखना, आपको याद रखना है HGO 2:1, ठीक है, नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन आज देख लेते हैं, आज थोड़ा सा लंबा हो गया है क्लास, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन बस देख ले रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ना अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलो ये 2 क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे ना तो आप पहले साइड लेंथ निकाल लो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो साइड लेंथ निकाल। ओके, तो साइड लेंथ निकालते हैं। AB किसके इक्वल है, AB इक्वल्स टू रूट अंडर 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर, यानी ये कितने के इक्वल हुआ, 4 + 1 5, यानी रूट अंडर 5। अब BC का लेंथ बताओ, BC क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर और उसका रूट अंडर यानी 5। वैसे देखिए इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई भी नहीं करना था क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो एक है 4,6 और एक है -1,6, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 5 यूनिट, ठीक है। तो ठीक है, आप CA निकालो। CA हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 16 +
20 यानी √20। अब देखो क्या हुआ, AB² प्लस CA² इक्वल्स टू BC²। ठीक है, 20 प्लस 5 25। ठीक है, 5 को आप √25 भी तो बोल सकते हो। देखो AB² प्लस CA² इक्वल्स टू BC², ये दैट मींस BC हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, BC लॉन्गेस्ट साइड है, तो राइट एंगल एट A। अब मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, तो उसके लिए पहले तो तुम ऑर्थो सेंटर निकालो। तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे राइट एंगल बन रहा होता है। तो और ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3,4, तो ऑर्थो सेंटर हो गया 3,4, ओरिजिन होता है 0,0। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √3² प्लस 4² यानी 9 प्लस 16 का √, यानी 5। ठीक है, तो डिस्टेंस जो ओरिजिन और जिससे पूछ रहा था, ठीक है, वो 5 यूनिट आ गया। करेक्ट, नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो एक दूसरा वैरायटी बताया था ना मैंने कि सेंट्रॉइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है इंटरनली, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप ये नोट करें। ठीक है, आराम से स्क्रीन पॉज कर लो, समझो और फिर नोट करो। ये पॉइंट याद है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर इज एट द पॉइंट, या फिर क्या वर्टेक्स, एट द वर्टेक्स। ठीक है, वेयर 90 डिग्री इज फॉर्म्ड, वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। ओके, नोट कर लो, राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होता है, उस वर्टेक्स पे जहां पे राइट एंगल एक्चुअली बनता है। नोट कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है ना मुझे, एक कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। पहले डायग्राम बनाओ। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में केवल स्ट्रेट लाइन नहीं, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द मोमेंट आपने डायग्राम बना लिया ना, 25% क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया। एक दो ऑप्शन तो जरूर एलिमिनेट हो जाएगा डायग्राम बनाते ही, और आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि क्या करना है। तो डायग्राम बनाते हैं। ए का कोऑर्डिनेट मालूम है 1,10, BC आपको नहीं मालूम है, और आपसे पूछा क्या गया है, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं D इसका मिड पॉइंट है, तो AD क्या रहा होगा, मीडियन। ठीक है, AD मीडियन रहा होगा, तभी तो मीडियन ही तो वो लाइन है जो कि अपोजिट साइड को बिल्कुल आधे हिस्से में बांटता है। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अच्छा, सेंट्रॉइड जो होता है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मुझे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया तो थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला का रिवर्स लगा के, ठीक है, मैं निकाल पाऊंगा D। लेकिन क्या मुझे अभी भी सेंट्रॉइड पता है? नहीं, लेकिन H और O पता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हमें पता है। तो हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को। तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बिल्कुल वही लगाओ, लैम्डा x2 प्लस म्यू x1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, वही वाला। तो H का कोऑर्डिनेट लिखो, ऑर्थो सेंटर 11/3, 4/3। अब सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखो, अब जी का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला है, 2 into -1/3 प्लस 1 into 11/3 अपॉन 2 plus 1 3, 2 into 2/3 4/3 प्लस 1 into 4/3 4/3 अपॉन 2 plus 1। ठीक है, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 11/3 - 2/3 यानी 9/3, दैट मींस 3। तो ये पूरा 3 बना, तो 3/3 1, ये 8/3 अपॉन 3 यानी 8/9। ठीक है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अब हमें मालूम है 1, 8/9, और हमें यह भी मालूम है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट देखो,
अगर ये कोलिनियर लाइन है ना, ठीक है, मीडियन लाइन है तो यानी कोलिनियर है, तो अगर कोलिनियर है तो दो पॉइंट अगर x इक्वल्स टू 1 है तो तीसरा भी x इक्वल्स टू 1 ही होगा, ठीक। और मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट इसका कुछ k रहा होगा। चलिए ये समझ नहीं आ रहा है क्या कि इसका x कोऑर्डिनेट 1 क्यों होगा? देखो इन दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो अब सेम लाइन में होने के लिए दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करता है, तो इसी लाइन पे होना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इस लाइन पे होने के लिए इसका x को 1 होना मैंडेटरी है, ठीक है। इसके x कोऑर्डिनेट को 1 होना ना अनिवार्य है, ओके, ये मैंडेटरी है जो भी, ठीक है। तो अब y कोऑर्डिनेट इसका k है, वो हमें निकालना है। तो k के टर्म्स में हम सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं और उसको 8/9 के इक्वल कर देंगे। तो 8/9 क्या है? सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट, उसको दूसरे तरीके से निकालते हैं 2 into k प्लस 1 into 10, ठीक है, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला अपॉन 3। तो 2k प्लस 10 इक्वल्स टू 8/3 यानी 2k इक्वल्स टू -22/3। तो k आ गया -11/3, ओके। तो d का कोऑर्डिनेट जो है, आंसर यहां लिखता हूं 1, -11/3, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी चूंकि हम एक ही दो लेक्चर देख रहे हैं, अभी स्ट्रेट लाइन के एक ही दो लेक्चर देखे हैं ना, तो उस लेवल पे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाद में ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इन अभी के लिए तो अगर आप ये कर पा रहे हो बिना सॉल्यूशन देखे तो ठीक है, आपका पढ़ाई बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे। और हाँ, ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो प्लीज कर दो यार, उससे हमारा हम इनकरेज होते रहेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे ना, ठीक है। हम खुश तो आप खुश, और अपने दोस्तों से भी करा लो ना सब्सक्राइब, उन्हें भी बोलो कि अच्छा मैथ्स पढ़ाया जा रहा है।